स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने बिल्कुल अकेले ही भारत के विकास की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। जरा कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल शांत जंगली इलाका जहां किसी जमाने में ना कोई बड़ी चिमनी थी, ना कोई भारी भरकम मशीन, बस एक नदी बह रही थी और जमीन के नीचे दबा था करोड़ों टन कोयला। और फिर देखते ही देखते ये जगह भारत की ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल में बदल गई। एक ऐसी जगह जहां अब 4000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली बनती है। ये हैरत अंगेज कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरबा की। चलिए इस आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 1362 मेगावाट सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब पूरे देश के पास बिजली बनाने की कुल क्षमता सिर्फ और सिर्फ इतनी ही थी। सही सुना, 35 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला एक नया देश और ऊर्जा के नाम पर बस ये छोटी सी संख्या। सच में काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज सिर्फ कोरबा में ही इससे दोगुनी क्षमता वाला एक अकेला प्लांट मौजूद है। आजादी के ठीक बाद के भारत का माहौल ही अलग था। ज्यादातर गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहते थे। जो थोड़ी बहुत बिजली थी वो बस बंबई और कलकत्ता जैसे गिने चुने बड़े शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन देश को बनाना था, नए कारखाने लगाने थे और इस सब के लिए जरूरत थी सस्ती और लगातार मिलने वाली बिजली की। उस दौर के उन अंधेरे गांवों की जगह अब उन चमचमाते आधुनिक शहरों ने ले ली है, जिन्हें आज अकेला कोरबा जिला अपनी ऊर्जा से रोशन कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम आज इस चर्चा में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे बिजली की तलाश की, फिर समझेंगे एक पावर हाउस के भूगोल को। उसके बाद बात होगी हसदेव नदी को नियंत्रित करने की और ऊर्जा राजधानी के निर्माण की। आखिर में हम पर्यावरण के प्रति चुकाई गई कीमत और एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य यानी सस्टेनेबल फ्यूचर पर भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले भाग से, बिजली की तलाश, जो 1947 के बाद के समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसा कि हमने देखा, 1947 के बाद देश में बिजली की भयंकर कमी थी। इस संकट ने योजना बनाने वालों को एक बहुत ही खास भौगोलिक समाधान ढूंढने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से शुरुआत होती है पिटहेड थर्मल पावर स्टेशन के कॉन्सेप्ट की। अब ये होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसे बिल्कुल कोयले की खदान के बगल में बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोयले को दूर ले जाने का भारी खर्च बच जाता है और ट्रांसमिशन में होने वाला नुकसान भी कम हो जाता है। जब 1970 के दशक के आखिर में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने कोरबा में कदम रखा, तो उनकी सबसे मुख्य रणनीति यही थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एक पावर हाउस का भूगोल यानी द परफेक्ट लोकेशन। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छत्तीसगढ़ के उन घने जंगलों को ही क्यों चुना गया? असल में किसी भी थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी, कोयला और ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों चीजों का एक ही जगह मिल जाना किसी सपने के सच होने जैसा है। और कोरबा में ये दुर्लभ संयोग एकदम परफेक्ट तरीके से मौजूद था। पहला पिलर, 333 किलोमीटर लंबी हसदेव नदी, जो प्लांट की कूलिंग के लिए भरपूर पानी दे रही थी। दूसरा, जमीन के ठीक नीचे कोरबा कोलफील्ड्स, जहां 10,000 मिलियन टन से ज्यादा कोयले का अथाह भंडार था। और तीसरा, 1955 में ही बन चुका चंपा कोरबा रेल लिंक, जिससे लॉजिस्टिक्स बेहद आसान हो गया। इन्हीं 3 मजबूत स्तंभों ने कोरबा की ऐसी नींव रखी जिसे हिलाना नामुमकिन था। चलिए तीसरे भाग पर आते हैं, हसदेव नदी को नियंत्रित करना, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। कोयला और रेल लाइन तो मौजूद थे, लेकिन रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी का सही प्रबंधन। हसदेव जैसी बेहद तेज और अनियंत्रित नदी को एक स्थिर पानी के स्रोत में बदलना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए पानी के प्रबंधन का एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया, जिसे हसदेव बांगो प्रोजेक्ट के तहत 4 चरणों में पूरा किया गया। पूरा सिस्टम एक लॉजिकल क्रम में बना। पहला चरण था दरी बैराज, जिसने शुरुआत में नदी के बहाव को रोका। फिर बनी 48 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर प्रणाली, जिससे आसपास के इलाकों में सिंचाई हो सके। उसके बाद ठोस चट्टान वाली जगह पर 11 विशाल रेडियल गेट्स के साथ मेसनरी स्पिलवे बनाया गया। और आखिर में किनारों पर मिट्टी और पत्थर के तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स बनाकर इस मल्टीपर्पज डैम को पूरा किया गया। यह सिर्फ एक डैम नहीं था, बल्कि एक मास्टर क्लास वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था।
2.5 किलोमीटर। एक बार इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, ये इस पूरी संरचना की कुल लंबाई है। 8-7 मीटर की ऊंचाई और भारी बाढ़ के समय हर सेकंड 24,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने की क्षमता। ये बांगो डैम अपने आप में इतना विशाल था कि इसने एक बात तय कर दी, चाहे कुछ भी हो जाए, इन पावर प्लांट्स की प्यास कभी नहीं बुझेगी। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, ऊर्जा राजधानी का निर्माण यानी द बूम ईयर्स। जैसे ही पानी और कोयले का इंतजाम हुआ, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कंपनियों ने एक साथ मिलकर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते देखते कई थर्मल यूनिट्स खड़ी हो गईं। 1980 के दशक में कोरबा का विकास इतनी तेजी से हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये टाइमलाइन देखिए, 1983 में सिर्फ एक साल के अंदर एनटीपीसी की 200 मेगावाट यूनिट और राज्य की 210 मेगावाट यूनिट ग्रिड से जुड़ गई। 1984 आते आते दोनों ने और नई यूनिट शुरू कर दी। फिर 1987 तक तो इंजीनियरिंग का लेवल यहां तक पहुंच गया कि सीधे 500 मेगावाट की विशाल यूनिट्स लगाई जाने लगीं। नतीजा, सिर्फ 3 सालों में 1500 मेगावाट से ज्यादा की बिजली ग्रिड में जोड़ दी गई। एक शांत जंगल कितनी तेजी से एक औद्योगिक महानगर बन गया, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। और आज का आंकड़ा तो और भी ज्यादा विशाल है। जरा इन संख्याओं पर गौर करते हैं। एनटीपीसी कोरबा 2600 मेगावाट, एचटीपीएस 1340 मेगावाट, डीएसएमटीपीएस 500 मेगावाट और हसदेव बांगो हाइड्रो से 120 मेगावाट, सब मिलाकर 4000 मेगावाट से भी ज्यादा का उत्पादन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अकेला जिला आज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे कई राज्यों को बिजली भेजता है। सच में एक महान शक्ति का केंद्र। अब आते हैं पांचवें और एक बेहद संवेदनशील भाग पर, पर्यावरण की कीमत, अ हेवी प्राइस। किसी भी सच्चे और बेबाक विश्लेषण में विकास की कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अथाह ऊर्जा, ये रोशनी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। मुख्य बात यह है कि जहां एक तरफ हमने देश को रोशन किया, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण ने इसकी एक बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। भारत के सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि कोरबा की एक कड़वी सच्चाई है जिसे रिसर्चर्स ने कई बार साबित किया है। अगर हम इस पर्यावरणीय कीमत को थोड़ा और गहराई से समझें तो स्थिति की गंभीरता पता चलती है। ओपन कास्ट माइनिंग की वजह से हवा में PM10 और PM2.5 का स्तर बेहद खतरनाक हद तक पहुंच गया। थर्मल प्लांट्स की ऊंची चिमनियों ने लगातार सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश हवा में घोला है। और सबसे दिल दहलाने वाली घटना तो सितंबर 2011 में हुई, जब भारी बारिश की वजह से एक ऐश डाइक ही टूट गया। उसके मलबे और राख ने धनराज गांव में भारी तबाही मचाई। जब हम कोयले पर इतनी ज्यादा निर्भरता बनाते हैं तो ये उसकी एक बेहद कड़वी और भयानक वास्तविकता है। चलिए आखिर में बात करते हैं छठे भाग की, एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य यानी अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। इन तमाम परेशानियों और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच कोरबा अब बदलाव के एक नए दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सच्चा विकास वही है जो खुद को वक्त के साथ बेहतर बनाए। एक नए भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। 2017 में सबसे पुरानी और कमजोर मशीनों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2019 में तो राज्य कैबिनेट ने इन्हें हमेशा के लिए बंद करने का ऐतिहासिक फैसला ही ले लिया। और फिर 2021 में आकर वो प्रसिद्ध थर्मल स्टेशन, जिसने 1966 में पहली बार यहां बिजली बनाई थी, हमेशा के लिए शांत हो गया। एक बेहतर कल के लिए उठाया गया ये एक बेहद जरूरी कदम था। अब इन पुरानी चिमनियों और मशीनों की जगह ले रही है सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इस नई तकनीक को समझें तो ये ऐसे ऊंचे तापमान और दबाव पर काम करती है जहां पानी और भाप के बीच का फर्क ही मिट जाता है। खैर, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत ही कम कोयले का इस्तेमाल, बेहद कम प्रदूषण और उसके बदले में कहीं ज्यादा बिजली। इसी दिशा में 660 मेगावाट की नई सुपर क्रिटिकल यूनिट्स में लगभग 11,800 करोड़ रुपया का भारी निवेश किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कोरबा एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा वाले भविष्य की तरफ कितनी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। एक जंगल से उठकर इस पूरे देश के एक बड़े हिस्से को रोशन करने वाली ये जगह इंजीनियरिंग का कोई मामूली जादू नहीं है। लेकिन क्या ये विशाल मशीनें और तकनीकें इतनी तेजी से खुद को आधुनिक और स्वच्छ बना पाएंगी कि वो उस प्रकृति को बचा सकें जिस पर इनका अपना ही वजूद टिका हुआ है?
यह एक ऐसी सोच है जिसने हमें दो राहें पर खड़ा कर दिया है। आशा है ये विश्लेषण रोचक लगा होगा। इस विषय पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।